हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2 कक्षा 5वीं। आज पाठ है पाठ 5वां मानव की उन्नति। ये पाठ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2 के अंतर्गत पाठ 5 मानव की उन्नति, यह पाठ हम पढ़ेंगे। मानव की उन्नति किस तरह से हुई? अभी पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा होगा कि ऐप बंदर से विकसित होते होते आदि मानव की उत्पत्ति हुई। उसके बाद के चरण में आदि मानव ने अपने हाथों का उपयोग करके औजार का निर्माण आरंभ किया। जो आदि मानव था वह किस तरह से औजार का उपयोग करता था और उसके औजार भी कौन कौन से थे, हम लोगों ने पहले पाठों में भी देखा है। किस तरह से उसकी आगे विकसित हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कुशल मानव। कुशल मानव ने से तात्पर्य है वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग करता था। इस मानव के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और केन्या देशों के परिसर में प्राप्त हुआ। इस मानव की खोज लुई लिकी नामक वैज्ञानिक ने की। इस मानव के अवशेषों के साथ उसके बनाए हुए कुछ औजार पाए गए। अब यह कुशल मानव का एक काल्पनिक चित्र है। इसकी खोज लुई लिकी नामक वैज्ञानिक ने की। वैज्ञानिक का नाम था लुई लिकी, जिसने कुशल मानव की खोज की। और उसके द्वारा जो औजार थे वह यहाँ पर दिखाई दिए। पत्थर के तोड़ू औजार, कुशल मानव द्वारा बनाए हुए पत्थर के तोड़ू औजार, अर्थात जो धारदार पत्थर होते थे या पत्थरों से किसी तरह से जंगली जानवरों का शिकार कर सके, ऐसे पत्थर का उपयोग यह कुशल मानव करता था। इसलिए उन्होंने इसे जो नाम दिया था उसे लैटिन भाषा में होमो शब्द का अर्थ मानव है, हैबिलियस का अर्थ हाथों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने वाला होता है। बराबर है। हैबिलियस का अर्थ क्या दिया है? हाथों का कुशलता पूर्वक उपयोग। होमो हैबिलियस नाम था। होमो का अर्थ होता है मानव, मनुष्य, और हैबिलियस का अर्थ है अपने हाथों का कुशलता पूर्वक उपयोग करना। किंतु यह जो कुशल मानव था दो पैरों पर खड़ा होकर तो चल सकता था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी, जो पीठ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वह पूरी तरह से तनी हुई नहीं थी। मतलब वह झुक करके चलता था, बैंड थी उसकी हड्डी, मुड़ी हुई थी, उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन था। किंतु इस मानव का मस्तिष्क ऐप बंदर की तुलना में अधिक बड़ा था, परंतु उसके चेहरे और हाथ पांव की विशिष्टताएं अंशतः ऐप बंदर की तरह, जिस तरह ऐप बंदर होता है, उसके हाथ, उसके पंजे और उसके पैर जिस तरह से होते हैं, उसी तरह का इसका भी हाथ पैर था। पूरी तरह से मानव की तरह, मनुष्य की तरह विकसित नहीं हुआ था और उसके रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा टेढ़ापन था। वह तन करके सीधा नहीं खड़ा हो सकता था। लेकिन उसका जो मस्तिष्क था, ब्रेन था, वो ज्यादा डेवलप था, ज्यादा अच्छा बड़ा था उसका ब्रेन पहले के जो ऐप बंदर की तुलना में। कुशल मानव के बनाए हुए औजार बड़े प्राणियों का शिकार करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे, लेकिन जो उसने औजार बनाए थे वो हम लोगों ने देखा पत्थरों के औजार थे। अब उससे वो सभी जानवरों का शिकार नहीं कर सकता था, उतने उपयुक्त नहीं थे। मांस को खरोचने, हड्डी के भीतर की मज्जा प्राप्त करने, हड्डी को तोड़ने जैसे कामों के लिए उन औजारों का उपयोग हो सकता था। इससे यह अनुमान किया जाता है कि कुशल मानव अन्य प्राणियों द्वारा किए गए शिकार का बचा खुचा मांस खाया करता था। वह सीधे शिकार नहीं कर सकता था, उसके औजार बड़े प्राणियों का शिकार करने के लिए उतने सक्षम नहीं थे। किंतु जो जानवर किसी ने शिकार करके छोड़ दिया है, तो ऐसे शिकार बचा हुआ जो भी उनका खाने के बाद जो बचता था, उससे मांस को खरोचना, हड्डियों के भीतर की जो बची हुई चीजें होती थी, मज्जा, उसको खाना, फिर हड्डियों को तोड़ने जैसे काम इन हथियारों से वह कर सकता था। इससे यह पता चलता है कि वो बचा खुचा मांस खाता था। छोटे जानवरों का जो बचा खुचा मांस खाया करता होगा, छोटे प्राणियों का शिकार करता होगा, इसी भांति खाने के लिए वो पक्षियों के अंडे, फल, कंदमूल इत्यादि ये सब चीजें खाता होगा। तो हमने देखा कुशल मानव क्या क्या खाता था। एक अंदाज है, काल्पनिक चीजें ये सब। लुई नामक वैज्ञानिक ने पता किया कि कुशल मानव की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी। वह अंडे,
फल कंदमूल ये सब चीजें खाता था, या कोई बड़े जानवरों का अगर किसी ने शिकार करके छोड़ दिया है तो उस शिकार को वह बचे खुचे मांस को खाता था, या वह छोटे प्राणियों का शिकार करता रहा होगा। ऐसी कल्पना है, ऐसा अंदाज है। सीधी रीढ़ वाला मानव, सीधी रीढ़ वाला मानव यह मानव के विकासवाद का एक महत्वपूर्ण चरण था। इरेक्टस का अर्थ सीधा तनकर खड़ा रहने वाला होता है, अतः इस मानव को होमो इरेक्टस नाम दिया गया। होमो मतलब हम लोगों ने पहले ही देखा कि मनुष्य, इरेक्टस मतलब सीधा, सीधी रीढ़ वाला मानव। अभी तक हमने देखा जो कुशल मानव था उसकी रीढ़ की हड्डी, जो पीठ की हड्डी थी वो टेढ़ी थी, मतलब वो झुक करके चलता था। अब यहाँ पर सीधी रीढ़ वाला मानव धीरे 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 जैसे विकसित हुआ, समय बीतते गया, तो वह होमो इरेक्टस नाम दिया गया ऐसे मानव को जो सीधे खड़ा हो सकता था, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी। कुशल मानव की तुलना में उसका मस्तिष्क अधिक विकसित था, वह समूह में रहता था। अब वह समूह में अर्थात पूरी तरह से ग्रुप में रहते थे वो सब लोग। पहले जो मनुष्य था उसकी अपेक्षा इसका मस्तिष्क अधिक, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जो मनुष्य था उसका ब्रेन ज्यादा डेवलप हो गया, मस्तिष्क अधिक विकसित हो गया, सोचने की क्षमता उसकी बढ़ते गई। अब जंगल में लगने वाली आग को देखकर मानव अग्नि से परिचित हो चुका था। पेड़ों की जलती टहनियां लाकर अग्नि का उपयोग करने की तकनीकी से सीधी रीढ़ वाला मानव अवगत हुआ था। उसके कालखंड में पृथ्वी का विशाल प्रदेश हिममय था। हिममय मतलब चारों तरफ बर्फ जमी रहती थी, ज्यादातर स्थानों पे बर्फ जमी थी। जिस समय यह मानव था सीधी रीढ़ वाला, उस समय यहाँ पर सीधी रीढ़ वाले मानव का काल्पनिक चित्र है। जब इसका समय था तो उस समय इसका ब्रेन ज्यादा डेवलप था, सीधे तन करके खड़ा हो सकता था। बाकी के जो पहले के थे कुशल मानव की अपेक्षा सीधी रीढ़ वाला मानव ज्यादा सोच सकता था और ज्यादा सक्षम था और ज्यादा विकास हुआ। तो उस समय जंगलों में आग लगती थी, रगड़ जो पेड़ों की आपस में रगड़ होती थी, सूखी लकड़ियां आपस में रगड़ी जाती थी, या पत्थर को रगड़ने के बाद आग की उत्पत्ति होती थी, अग्नि की उत्पत्ति होती थी। तो अब वह धीरे धीरे उसे पता चला अग्नि का उपयोग करना। फलस्वरूप जलवायु अति शीत थी, परंतु अग्नि का उपयोग करने से अधिकतम शीत वाले वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखना उसके लिए संभव हुआ। फिर भी अग्नि उत्पन्न करने की तकनीक को वह आत्मसात नहीं कर पाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीधी रीढ़ वाले मानव को अग्नि का उपयोग पता नहीं था। जंगल में जो भी आग लगती थी उस अग्नि से अपने आप आग लगती थी, पेड़ की टहनियां आपस में धस करके आग लग जाती थी। तो इस तरह से जो अग्नि थी उसका उपयोग वो अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए करता था, क्योंकि उस समय चारों तरफ बर्फ जमी थी। बर्फ जमी होने के कारण उसे बहुत ज्यादा ठंडी लगती थी, लेकिन जब आग लगती थी तो उस अग्नि का उपयोग वह अपने आप को गर्म रखने में या ठंडी से बचने के लिए करता था। किंतु उसे अभी भी अग्नि किस तरह से उत्पन्न करना है, आग कैसे जलाना है, इस तकनीकी का उसे पता नहीं था। इस मानव के औजार भी पहले वाले औजारों की तुलना में उन्नत और आकारबद्ध थे। वह हाथ कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाता था। अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीपों में सीधी रीढ़ वाले मानव के अवशेष और उनके साथ उनके द्वारा बनाए हुए औजार पाए गए। अब इस तरह का जो मनुष्य है उसके जो अवशेष थे, जो हड्डियों का ढांचा रहता है, जो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जमीन में दफन हो चुके होते हैं, उससे ये सब जो वैज्ञानिक होते हैं पता करते हैं। उसकी हड्डियां या उसके जो अवशेष हैं वह सब, और उसके जो बनाए हुए हथियार, हाथ कुल्हाड़ी जिससे एकदम नुकीला पत्थर होता था उसका वो हाथों से कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल करता था। ऐसे लोग अफ्रीका, एशिया, यूरोप इन सब महाद्वीपों में उनके अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि इस तरह का जो मानव था अफ्रीका, एशिया और यूरोपीय महाद्वीपों में पाया जाता होगा। इसके बाद आया शक्तिमान मानव। मानव के विकास का अगला चरण शक्तिमान मानव का, उसका शरीर बलिष्ठ था। बलिष्ठ अर्थात पहले की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत। यहाँ पर शक्तिमान मानव का एक काल्पनिक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें और प्रगति हुई और उन्नति हुई। कुशल मानव के बाद फिर हम लोगों ने देखा सीधी रीढ़ वाला मानव, सीधी रीढ़ वाले मानव के बाद फिर शक्तिमान मानव। और शक्तिमान मतलब उसमें और ज्यादा शरीर उसका बलिष्ठ और पहले वाले से मजबूत था। इस मानव के अवशेष सबसे पहले जर्मनी देश के निएंडरथल में पाए गए, अतः इसे निएंडरथल मैन भी कहते हैं, क्योंकि जर्मनी के पास निएंडरथल नामक स्थान पर इस तरह के मनुष्य के अवशेष मिले, हड्डियां मिली, इसलिए उसे निएंडरथल मैन भी कहते हैं। उसका मस्तिष्क सीधी रीढ़ वाले मानव की तुलना में अधिक विकसित था।
हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, दिन बीतते गए, हजारों साल, लाखों साल, वैसे वैसे मनुष्य का जो दिमाग था और ज्यादा विकसित हो गया, उसके सोचने समझने की क्षमता और अच्छी होती गई। शक्तिमान मानव प्रमुखतः गुफाओं में निवास करता था। वह पत्थर से छोटे पत्थरों और छोटे पत्थरों को घिसने से निकले हुए छील को इस प्रकार दोनों से विभिन्न आकार के औजार बनाता था और उन औजारों को लंबी हड्डियों और लकड़ियों के बेटों पर बिठाकर भाला कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र बनाता था। वह विशालकाय प्राणियों के शिकार करता था, चमड़े का मांस खरोचने के लिए पत्थर के छिलकों से बनाए गए रंध्रों का उपयोग करता था, चमड़े के वस्त्रों को उपयोग में लाता था। वह मुख्यतः मांसाहारी था। वह आग पर अन्न भूनकर खाता था, कठोर लकड़ी की तीलियों को एक दूसरे पर घिस कर अथवा पत्थर को एक दूसरे पर पटक कर चिंगारियों को उत्पन्न कर आग का निर्माण करने की कला से वह अवगत हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं शक्तिमान मानव पहले कुशल मानव, सीधी रीढ़ वाले मानव से अधिक उसका दिमाग विकसित था, ज्यादा सोच सकता था। उसने क्या किया, पत्थरों से छोटे छोटे औजार बनाए। अब उन पत्थरों को छोटा करने के बाद फिर उसे टोकदार धारदार बनाया और उसे एक अच्छा शस्त्र का आकार दिया, कुल्हाड़ी की तरह। उसे फिर बेत पर, लकड़ी पर लगा करके, या बड़ी बड़े जो जानवर होते थे जैसे ऊंट है या उस तरह के जो जानवर है जिसकी लंबी हड्डियां होती थी, जिराफ है, उनकी हड्डियों में बांध करके उस शस्त्र का उपयोग करता था, कुल्हाड़ी की तरह उपयोग करता था। इस तरह से वह विशालकाय प्राणियों का भी शिकार करने लगा। भाला बनाता था जो लंबी लकड़ी की तरह आता है, उसके ऊपर पॉइंटेड लोहे के औजार अब लगाए जाते हैं। पहले वह हड्डियों का इस्तेमाल करता था या पत्थर को, के लिए पत्थरों को लगाता था जिससे बड़े जानवरों का शिकार कर सके। और जो छोटे छोटे पत्थर धारदार होते थे उससे मांस को खरोचने का काम करता था। अब यह मनुष्य अग्नि का उपयोग करना भी जान गया था। आग कैसे उत्पन्न करना है, सूखी लकड़ियों को आपस में घस कर या पत्थर को आपस में घस करके जो चिंगारी निकलती थी, उससे वह फिर वो सूखे पत्तों को जलाता था, उस पर वो मांस को भून करके खाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि यह मानव, शक्तिमान मानव पहले की अपेक्षा और विकसित हुआ और वह अब मांस को भूनकर खाने लगा। इसके पहले जो थे वो कच्चा ही खाते थे। शक्तिमान मानव ने कुछ कलात्मक कौशलों को भी आत्मसात किया था। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार वह कुछ चलताऊ ध्वनियां बोलकर संवाद भी करता था। वह धीरे धीरे बोलना भी सीखा, कुछ अलग तरह की ध्वनियां। जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले वो जंगल बुक की एक फिल्म आई थी, मोगली जैसा वो जानवरों की तरह ध्वनियां निकाल लेता था, उसकी कुछ सांकेतिक भाषा होती थी। अब यहाँ पर वह मानव भी कुछ ध्वनियां निकालने की कोशिश करता था, कुछ संवाद शुरू किया उसने। फिर भी मन के भावों को शब्दों द्वारा व्यक्त की जाने वाली विकसित भाषा व्यवस्था उस शक्तिमान मानव के पास नहीं थी। जैसे आज हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी मन की बातें बता सकते हैं, उस तरह से पूरी तरह से भाषा विकसित नहीं थी। किंतु जैसे आज हम लोग देखते हैं चिड़ियों की, पक्षियों की आवाज या जो जानवर है उनकी आवाज, वो आपस में एक दूसरे के लिए कुछ संकेत का उपयोग करते हैं। पूरी तरह से अपने दर्द, अगर उनको कोई दर्द है, कोई तकलीफ है तो बता नहीं सकते, लेकिन संकेतों द्वारा हमें पता चल जाता है कि उसे कोई तकलीफ होगी या वो भोजन नहीं कर रहा है जानवर। इन सब बातों को हम जान सकते हैं। इसी तरह से शक्तिमान मानव भी था, वह सांकेतिक ध्वनियां निकालता था। उसके समूह का कोई व्यक्ति मर जाता तो अब वह करते समय शक्तिमान मानव मृत व्यक्ति के साथ औजार, प्राणियों को सींगे जैसी वस्तुएं गाड़ देता था। इसी भांति मृत व्यक्ति के शरीर को लाल रंग की मिट्टी मलता था। इससे दिखाई देता है शक्तिमान मानव के कालखंड में मृत व्यक्ति को दफन करने के संबंध में कुछ नियम बनाए गए थे। समय के साथ शक्तिमान मानव के कुछ समूहों ने अफ्रीका से निकलकर यूरोप और महाद्वीपों तक स्थानांतरण किया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब शक्तिमान मानव का कोई सदस्य मर जाता था तो उसे वो सब दफनाते थे, दफनाने का काम करते थे, उस पर लाल मिट्टी लगाते थे और फिर दफनाने के संबंध में उन लोगों ने कुछ नियम बनाए थे, उसके साथ कुछ औजार रखते थे और मिट्टी से मल करके उसको दफनाया जाता था, गाड़ा जाता था। फिर ये मानव अफ्रीका से निकलकर यूरोपीय और एशिया महाद्वीपों में भी धीरे धीरे फैलने लगे। अब उसे ढेर सारी भिन्न भिन्न चीजों का सामना करना पड़ा। जीवन जीने के लिए पर्याप्त नई आत्मशैली का प्रणाली आत्मसात करनी पड़ी। फलस्वरूप उनके कालखंड में जीवन यापन के लिए आवश्यक औजारों की पद्धतियों में सुधार हुआ, परंतु यह सुधार होने में हजारों वर्षों का कालखंड बीता। शक्तिमान मानव की अपेक्षा अधिक उन्नत मानव को बुद्धिमान मानव के रूप में जाना जाता था। आगे चलकर हम इस बुद्धिमान मानव का परिचय प्राप्त करेंगे।
अब शक्तिमान मानव के बाद फिर बुद्धिमान मानव। हम लोगों ने देखा ये जो प्रक्रिया थी, कुशल मानव, ऐप बंदर, फिर कुशल मानव, उसके बाद फिर सीधी रीढ़ वाला मानव, फिर शक्तिमान मानव, उसके बाद फिर बुद्धिमान मानव। ये जो प्रोसेस था इसमें हजारों साल लग गए, कई वर्ष बीते, अचानक ये सब चेंजेस या परिवर्तन नहीं हुए। फिर ये सब अफ्रीका से निकल करके फिर बाकी के देशों में भी, बाकी के जो उस समय महाद्वीप थे, यूरोप, एशिया, इन महाद्वीपों पर, और धीरे धीरे उन लोगों ने नई नई कलाएं आत्मसात की। भोजन ग्रहण किस तरह से किया जाए, अब वो भून करके खाने लगा था, कच्चा मांस नहीं खाता था, आग का उपयोग करने लगा था, अपने आप को बचाने के लिए वह गुफाओं में रहने लगा या पेड़ों पर मचान बना करके रहने लगा। इस तरह से बुद्धिमान मानव विकसित होते होते हम बुद्धिमान मानव तक पहुंचे। इस बुद्धिमान मानव का परिचय देखते हैं। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव कुछ समय तक यूरोप में साथ साथ निवास करते थे। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिमान मानव के साथ चलने वाला, उसका संघर्ष पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ उसका समायोजन न कर पाना जैसे कारणों से शक्तिमान मानव का अस्तित्व समाप्त हुआ। लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव नष्ट हुआ। ऐसा कर्व पद्धति है। कर्व 14 एक ऐसी पद्धति जिससे पता चलता है कि कौन सा मानव कितने वर्षों तक था। वैज्ञानिक लोगों ने ऐसे शोध किए कि शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव के बीच आपस में संघर्ष होता था, लड़ाई होती थी अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए। और पर्यावरण में भी ऐसे ढेर सारे परिवर्तन हुए जिसकी वजह से शक्तिमान मानव पूरी तरह से उसके साथ समायोजन नहीं कर पाया, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाया अपने आप को। इसलिए लगभग 30,000 वर्ष पूर्व शक्तिमान मानव पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब आए बुद्धिमान मानव। बुद्धिमान मानव इसके पूर्व के किसी भी मानव की तुलना में इस मानव में विचार करने की क्षमता बहुत अधिक थी, अतः इस मानव को बुद्धिमान मानव कहा गया। इसी को होमोसेपियन कहते हैं। सेपियन का अर्थ बुद्धिमान है। यूरोप में इसे क्रोमेनान इस नाम से जाना गया। बुद्धिमान मानव के अवशेष अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीपों में पाए गए। यह मानव अपने कार्य की आवश्यकता अनुसार विविध प्रकार के औजारों और शस्त्रों का निर्माण करता था। इसके लिए वह पत्थर की छोटी परतें काटकर हड्डी अथवा लकड़ी के खांचे में बिठाता था। अब यहाँ पर शक्तिमान मानव का अस्तित्व 30,000 वर्ष पूर्व समाप्त होने के बाद फिर बुद्धिमान मानव अन्य अभी तक जितने भी हुए उससे कहीं ज्यादा उसकी बुद्धि विकसित थी, उसके सोचने समझने की क्षमता बहुत अधिक थी, इसलिए उसे बुद्धिमान मानव कहा गया। इसी को होमोसेपियन भी कहते हैं। सेपियन का अर्थ है बुद्धिमान, और यूरोप में इसे क्रोमेनॉन इस नाम से जाना जाता है। फिर इसके अवशेष अफ्रीका, एशिया, यूरोपीय महाद्वीप में पाए गए। इसने विविध प्रकार के और भी आधुनिक शस्त्रों का उपयोग किया, जिससे वह पत्थर की छोटी परतें काटकर हड्डी अथवा लकड़ी के खांचे में बिठाता था। इस तरह से खांचा बनाता था, उसमें वह उससे पत्थर को बिठाता था, फिर उसे बांधा करता था, जो लताएं होती थी वृक्षों की उससे बांध करके, और अच्छे शस्त्र बनाए जिससे वह शिकार कर सके। विकास की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही। फिर उससे मानव का स्वर यंत्र पूर्ण विकसित हो चुका था। स्वर यंत्र अर्थात बोलने का जो यंत्र है, जहां से आवाज निकलती है। फिर इसके पहले हम लोगों ने देखा वो अलग अलग तरह की ध्वनियां निकालता था, उसे बोलना नहीं आता था, अपने भाव को व्यक्त करने नहीं आता था, किंतु छोटे मोटे ध्वनियां निकाल करके वो बात करने की कोशिश करता था। अब यहाँ पर बुद्धिमान मानव जो है उसका स्वर यंत्र विकसित हो चुका था। ध्वनि की बारीकियों के साथ विभिन्न उच्चारण किए जा सके, इसके लिए वह स्वर यंत्र उपयुक्त बन गया था। उसके जबड़े और मुंह के भीतर की अन्य मांसपेशियों की संरचना भी विकसित हो चुकी थी। इसी भांति उसे लचीली जीभ प्राप्त हुई। हमारी जीभ जो है अब ज्यादा लचीली है। पहले जो मानव हुआ करते थे उतनी लचीली नहीं थी। जीभ जितनी लचीली होगी उतना हम अच्छे से बोल सकते हैं, किसी भी चीज का उच्चारण अच्छे से कर सकते हैं। अब मनुष्य की जीभ ज्यादा लचीली हो गई, स्वर यंत्र विकसित हुआ, अलग अलग ध्वनियां निकालने लगा, हुआ अलग अलग शब्दों का उच्चारण करने लगा। उच्चारण करके स्वर के अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसे मोड़ दे सकता था। वह दिखाई देने वाली वस्तुओं के किए गए आकलन, मन के भाव को कल्पना शक्ति के आधार पर शब्दों का रूप देता था। तात्पर्य है कि उसके आसपास विकसित भाषा पद्धति थी। अब वह भाषा सीखने लगा था, बोलने लगा था। फिर कल्पना शक्ति के द्वारा अनेक चित्र बनाने की कला उसमें आई। कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करने लगा। कलात्मक वस्तुएं
जो छोटी छोटी जैसे लकड़ी की कोई वस्तुएं, टोकरी बनाना, और उस समय जो आवश्यकता थी पॉट्स बनाना, ये सब चीजें धीरे धीरे वह सीखने लगा था। अतः उसे बुद्धिमान मानव अथवा विचार करने वाला मानव यह नाम दिया गया। उसके बाद आए उन्नत बुद्धिमान मानव और सांस्कृतिक उन्नत बुद्धिमान। अब जैसे जैसे उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ी, उन्नत बुद्धिमान मानव यह नाम प्राप्त हुआ। उसी को होमोसैपियन सेपियन कहते हैं। उसके मस्तिष्क की क्षमता और साथ साथ उसकी आकलन क्षमता निरंतर बढ़ती गई। उन्नत बुद्धिमान मानव से तात्पर्य आधुनिक मानव अर्थात हम हैं। मनुष्य का रंग, रूप, स्वास्थ्य विषयक विशेषताएं आदि घटक उसके पूर्वजों के साथ साम्य दर्शाते हैं। इन घटकों को आनुवंशिकता, आनुवंशिकता मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आना, उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। अब उन्नत बुद्धिमान मतलब और भी ज्यादा एडवांस मनुष्य, जो पहले बुद्धिमान मानव था उसकी और ज्यादा बुद्धि विकसित हुई, उसे होमोसेपियन सेपियन कहा जाने लगा। मस्तिष्क की जो क्षमता थी, सोचने समझने की जो क्षमता थी, वह और विकसित हुई। और फिर मनुष्य का रंग, रूप, स्वास्थ्य विषयक विशेषताएं आदि घटक उसके पूर्वजों के साथ साम्य दर्शाते थे। मतलब उसके जैसे दादाजी होंगे, उसी तरह बेटे भी, बच्चे भी, आगे की पीढ़ी भी उसी तरह से होगी। इसे ही हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को उत्पत्ति विज्ञान के वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आधुनिक मानव में शक्तिमान मानव की कुछ अंश होने की बात पाई गई। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव ये दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज थे। ईसा पूर्व 11,000 से ईसा पूर्व 10,000 की कालावधि में आधुनिक मानव ने पशुपालन और खेती की तकनीकी विकसित की। अब जो वैज्ञानिकों ने शोध की है उसे उत्पत्ति विज्ञान कहते हैं, इवोल्यूशन, उत्पत्ति, जिसमें उन लोगों ने बताया कि आज से लगभग 11-12 हजार साल पहले मनुष्य, जो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा शक्तिमान मानव, कुशल मानव, उसके कुछ अंश या उसकी तरह साम्य जो भी चीजें थी वो आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी आते गई। और फिर 11-12 हजार पहले साल पहले, ईसा पूर्व पहले पशुपालन और खेती की जो तकनीकी थी वह मनुष्य ने विकसित की। तब से वह पशुपालन और खेती करने लगा। वैचारिक क्षमता के आधार पर वैज्ञानिकों ने देखा कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे मनुष्य एक जगह पर स्थिर होने लगा। इसके पहले वह जंगल जंगल भटकता था, घूमता था, जिस तरह से जंगली जानवर रहते हैं उस तरह से उसका जीवन था। कहीं भी शिकार मिलता शिकार करता खाता। फिर जैसे जैसे उसका दिमाग विकसित हुआ वह अब स्थिर जीवन जीने लगा। खेती में विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन करने लगा। अतः उसके अन्न में वसायुक्त पदार्थों का समावेश हुआ। परिणाम स्वरूप उसके भोजन में कार्बनिक पदार्थों में की मात्रा में वृद्धि हुई। जीवन प्रणाली में उसके भोजन पद्धति में धीरे धीरे पहले वाले बलिष्ठ शारीरिक रचना में परिवर्तन हुआ। उसके चेहरे का आकार प्रकार भी बदला। पहले देखा हम लोगों ने मनुष्य का चेहरा किस तरह से होता था, उसके हाथ पांव कैसे होते थे, बहुत ज्यादा बलिष्ठ होता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसके भोजन करने की जो प्रक्रिया थी वो बदली, खाने पीने के जो साधन थे वो बदल गए, खेती करने लगा और एक स्थान पर रहने लगा। आधुनिक मानव का उत्तम उन्नत बुद्धिमान मानव, यह नाम उसकी शारीरिक क्षमता का नहीं अपितु उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमता का सूचक है। अब आधुनिक मानव क्या है कि उसकी बौद्धिक क्षमता विकसित हुई, ढेर सारी जो संस्कृतियां, सांस्कृतिक क्षमता विकसित हुई, रहन सहन, रहने का तरीका बदला, भोजन जो मूलभूत आवश्यकता थी, अब इस आवश्यकताएं जो पहले की अपेक्षा कच्चा मांस खाना, किसी भी जंगली जानवर का शिकार करना, कहीं भी रहना, उन सब चीजों से अब हट करके वह सोचने लगा था। कल्पनाशीलता, बौद्धिक कौशल और हस्त कौशल के बल पर स्वयं जीवन, अब उसने कल्पनाएं करने लगा। सोचने की क्षमता जब बढ़ी तो अनेक कल्पनाएं, हस्त कौशल मतलब हाथ से बनी हुई वस्तुएं, बौद्धिक कौशल में उसके विकास हुआ। अब वह पहले की अपेक्षा अधिक समृद्ध जीवन जीने का प्रयास करने लगा। मानवीय संस्कृति का उदय हुआ और उसका विकास होता रहा। पशुपालन, खेती, इस तरह से जो नई नई तकनीकें विकसित हुई, अब वह समूह में रहने लगा, परिवार में रहने लगा। अनेक संस्कृति विकसित हुई, तकनीकी विकसित हुई। मानव सदृश वानर से प्रारंभ हुई मानव उन्नति का इतिहास विभिन्न चरणों में विभाजित है। इन चरणों के आधार पर मानवीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विचार हम अगले पाठ में करेंगे। अब इसके आगे की जो कड़ी है, किस तरह से
उसमें और मानव सदृश वानर मतलब मनुष्य के समान जो वानर दिखते हैं, उस फिर मनुष्य का उन्नत इतिहास किस तरह से आगे बढ़ा, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद बच्चों।